शनिवार शाम 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की दी शुभकामनाएं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सराहा। युवाओं को एस्ट्रोनॉट पुल से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने गाड़ी जब्त। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। इस मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड में भारी बारिश ने पहाड़ों पर मचाई आफत। थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर नजर। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ले रहा है फैसला। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए।
हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। अंतरिक्ष के सफल अभियान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दिल्ली के नेहरू तारामंडल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यभट्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने गैलरी में प्रदर्शित तमाम प्रदर्शनियों का जायजा भी लिया और उन्हें करीब से देखा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यहां बच्चों के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अंतरिक्ष को लेकर हमारे बहुत महत्वाकांक्षी सपने हैं और इन्हें साकार करने के लिए हम सभी की आवश्यकता होगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देख के कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है उन्हें बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ के हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आज पूरा देश चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने भारतीय स्पेस सेक्टर की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उड़ान भर रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 24 स्पेस स्टार्टअप्स इन स्पेस से जुड़े हैं और इनमें से कई में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। आने वाले समय में भारत के स्पेस स्टार्टअप्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। स्पेस स्टार्टअप्स को लेकर उनसे विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। चेयरमैन इन स्पेस पवन गोयनका मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने जो एक नारा दिया है कि 5 साल में 5 यूनिकॉर्न, बहुत टफ टारगेट है लेकिन अचीव कर सकते हैं जल्दी। टफ टारगेट ही अचीव करने में मज़ा आता है। ये टफ टारगेट ज़रूर है, लेकिन मेरा सोचना है कि अगर हम सब काम करें इस गोल के लिए तो काम ज़रूर हो सकता है। अगर आप यहाँ देखें जो 24 स्टार्टअप्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपना एग्जीबिशन किया है, उनमें कई का पोटेंशियल है कि यूनिकॉर्न बन सकते हैं 5 साल में। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक इनमें से इस साल ही यूनिकॉर्न बन जाए और अगर वो हुआ तो उसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां उसके लिए काम करेंगे। हमें सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। पूरे देश को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम स्पेस सेक्टर में बड़ी कंपनियां लाएं जो यूनिकॉर्न बने, जो हमारी इकोनॉमी में ऐड करें और टेक्नोलॉजी में ऐड करें, और ऐसा होगा, ज़रूर होगा। सर, क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि 1 डिजिट पे ही स्टार्टअप थे, स्पेस स्टार्टअप, ज़्यादा नाम भी नहीं था, और आज प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 350 से ज़्यादा स्टार्टअप है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव हुआ है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ सालों में, स्पेशली स्पेस इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि वो एक जगह जहाँ पे हम थोड़े से पीछे हैं। देखिए, स्पेस में इंटरेस्ट हमेशा रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस कि हम स्पेस सेक्टर में आकर एक कमर्शियल सक्सेस कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। अभी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिस तरह से हम देखें डिमांड बढ़ रही है सैटेलाइट्स की, लॉन्च व्हीकल्स की, एप्लीकेशंस की, डेटा की, अब प्राइवेट सेक्टर में ये कॉन्फिडेंस है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमें रिटर्न मिलेगा। और बहुत अलग तरीके के एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं इन स्पेस के द्वारा, और जैसे खुद पवन गोयनका जी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं, 5 साल प्रधानमंत्री ने कहा 5 साल में 5 यूनिकॉर्न, शायद इसी साल पहला यूनिकॉर्न हम सबको देखने को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। किसी ने भी यह नहीं कहा कि बातचीत बंद है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई कुट्टी है। Negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. People do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, what happens is we have red lines in the negotiations. We have to be clear
as to, red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. और अब बात भ्रष्टाचार पर प्रहार की। ऑनलाइन गेमिंग के कानून बनने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस विधायक पर गाज गिर गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा शामिल है। साथ ही 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और पीएमएलए 2002 के तहत 4 वाहन शामिल हैं। आपको बता दें कि धन शोधन मामले में 22 अगस्त को उनके आवास सहित कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसी मामले में सिक्किम विधायक वीरेंद्र पप्पी और उनके साले केसी तिप्पेस्वामी को भी ईडी हिरासत में लेकर बेंगलुरु ले जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे। कर्नाटक में धर्मस्थल में सामूहिक अंत्येष्टि मामले में नया मोड़ आ गया है। कई साल पहले शवों को दफनाने का दावा करने वाले मास्कमैन चुनैया उर्फ चन्न को 10 दिनों के लिए एसआईटी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। बेलथांगड़ी कोर्ट ने एसआईटी की मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। अब अगले 10 दिनों तक एसआईटी पुलिस चुनैया से गहन पूछताछ करेगी। एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस झूठी शिकायत के पीछे कौन सा गिरोह है और चुनैया को क्या क्या लालच दिए गए थे। चुनैया ने पहले जो खोपड़ी लाई थी उसके स्रोत के बारे में एसआईटी अधिकारियों को बताने में वो विफल रहा है। खोपड़ी के मूल को उजागर नहीं करने के कारण मास्कमैन को गिरफ्तार किया गया है। मास्कमैन चुनैया को एक गिरोह ने 2 लाख रुपए दिए थे और झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। उस प्रशिक्षण के बाद चुनैया ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज की थी। गिरोह ने चुनैया को एक खोपड़ी दी थी और उसे पुलिस और कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था। अब एसआईटी अधिकारी इस गिरोह के बारे में जांच करेंगे और चुनैया से इस बारे में गहन पूछताछ करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि पहली खोपड़ी कहां से लाई गई थी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार के चुनावी रण में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पर सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं उनमें से नंबर 1 पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं। अब यह साफ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट विपक्ष की नजर क्यों आती है। बिहार के भावी चुनावी रण में जिस प्रकार से आकर राहुल जी और तेजस्वी जी आकर चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, अब हाल ही में उनमें से कौन अपराधों का सरताज बना हुआ है, इसके कुछ तथ्य सामने आए। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पर सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं उसमें नंबर 1 पर हैं तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, संभवतः उन पे 89 दर्ज है। दूसरे नंबर पे हैं तमिलनाडु के श्री एमके स्टालिन, उन पे संभवतः 47 दर्ज है। अब यह साफ दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट क्यों नजर आती है। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डाल रखा है। राजधानी देहरादून सहित कई जनपदों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों और उधमपुर, सिंहनगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश के
तीव्र दौर जारी रहेंगे। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। धराली में बादल फटने की घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि शुक्रवार देर रात चमोली जिले के थराली में बादल फटने ने भारी तबाही मचा दी। इलाके में मलबे का अंबार लग गया, कई मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए, जिनमें एसडीएम आवास भी शामिल है। आपदा में 2 व्यक्तियों के मरने की बात जिला प्रशासन कर रहा है, जिसमें से सगवाड़ा गांव की एक युवती का शव बरामद कर लिया गया है और एक व्यक्ति लापता है। इसके साथ ही 11 लोग घायल हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी की आपूर्ति ठप है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी खुद मौके पर डटे हुए हैं और हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और बीआरओ की टीमें मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी है। वहीं वॉशआउट सड़क को बीआरओ ने हिल कटिंग कर यातायात के लिए चालू कर दिया है। आईटीबीपी के जवान पेड़ों और मलबे को हटाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर नजर लगातार बनी हुई है। और इस बीच प्राकृतिक आपदा के बाद थराली के लोगों ने अपना दर्द बयां किया। मेरा सामान था यहाँ बहुत था, फ्रिज थे और गैस चूल्हा थे, पूरा गोदरेज पूरा सामान था, माने काउंटर से लेके मिठाई की दुकान और माने शॉप था पूरा, वो शॉप पूरा ही दब गया। यहाँ कितने सारे सामान वो थे। ये मेरी दुकान ये है परचून की थी, जनरल स्टोर पूरा था, राशन पूरा था। इसमें कम से कम मेरे अंदर दुकान में जो है लगभग 30-35 लाख के लगभग कमाया। पूरा जो है मैं जो हूँ होलसेलर का काम करता हूँ, पूरा बह गया सर, कुछ नहीं आया। यहाँ तो बहुत नुकसान हो रखा है, सामान भी थे, किराएदार थे। ये दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको, ऊपर नीचे पूरा हमारा ही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शिमला सहित ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला की चौहार घाटी की सुधार पंचायत के गढ़ नाले का है। वीडियो में क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाला अपने पूरे उफान पर है और कमला अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पत्थरों पर कूदकर इसे पार कर रही है। टिक्कर गांव की रहने वाली स्टाफ नर्स कमला ने बताया कि उसे ड्यूटी के लिए सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना था और गत दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए, जिस कारण रोजाना ड्यूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी के लिए रोजाना करीब 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है, लेकिन जान की परवाह किए बगैर उसने उफनते नाले को कूदकर पार किया। बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहार घाटी की सिल्ह बुधानी और तरसवाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई सड़कें और फुट ब्रिज बह गए हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में इन खड्डों और नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है। आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होगा। आज सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। और इसी क्रम में सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के बीच में यह मुकाबला होगा।
इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से औपचारिक भेंट की। कभी गेमिंग महज एक टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन मनी गेम्स इंडस्ट्री में बदलता चला गया। लेकिन इस ऑनलाइन मनी गेम्स के चलते कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और आतंकवाद को फंडिंग तक में इन मनी गेम्स का नाम सामने आया है। ऐसे में इस इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लाया गया है। हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा से कार्यक्रम साइबर अलर्ट के पॉडकास्ट में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने इसे वक्त की जरूरत बताया। ये ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था। बहुत युवाओं के बीच में और गरीबों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के बीच में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। प्रैक्टिकली एवरीबडी, सबका कोई एक पर्सनल स्टोरी था। कोई उनका जानकार जो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खोया हो, कोई उनका जाना पहचाना आदमी जिस पे पैसा खोया हो, ऐसे कहानियाँ सबके पास थी। सो लोगों का यही था कि ये सरकार ये कदम लाके बहुत अच्छा काम किया है और इसको ज़रूर वो सराहते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि ये एक सोशल कॉज के लिए मुताबिक देखा जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी से हटकर गेमिंग उद्योग को मजबूत आधार देना चाहती है ताकि भारत रचनात्मक गेमिंग का वैश्विक हब बन सके। सरकार का जो विजन है और माननीय प्रधानमंत्री का भी जो डायरेक्शन है, ये मानना है कि भारत एक ग्लोबल हब बन सकता है गेमिंग इंडस्ट्री का। और गेमिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी आती है, जो एवीजीसी कहलाती है, जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जो क्रिएटिव गेम्स तैयार करते हैं, जो रिक्रिएशनल गेम्स तैयार करते हैं, जो एजुकेशनल गेम्स कंटेंट तैयार करते हैं, ऐसे वाले गेमर्स जो कि एक क्रिएटिविटी को भी व्यक्त करते हैं और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डीडी न्यूज पर आज रात 10 बजे हमारे साइबर अलर्ट कार्यक्रम में आप देख सकते हैं ये पॉडकास्ट और ऑनलाइन मनी गेमिंग का पूरा सच सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ऑनलाइन मनी गेम्स, क्या है इनके पीछे का सच? क्यों सरकार ने लिया है बड़ा फैसला इन्हें प्रतिबंधित करने का? जो सोसाइटी चाहती है, जो समाज चाहती है, उसी को कानून की तहत में लाया जाता है। इसमें ये देखने की जरूरी नहीं है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद में कि आप कुछ पैसा जीतेंगे, ये काफी है ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करने के लिए। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।